एक्ट कर रहा था जैसे आसानी से जीत जाएगा, किसी बिग शॉट की तरह फ्लेक्स कर रहा था, पर अंत में ये इतना कमजोर निकला। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरा मतलब है पक्का इसने पहले 4 गेम सॉल्व किए। मुझे लगा था कि ये चोजन वन है जिसे पूरी इनहेरिटेंस मिलेगी, इसलिए मैं इससे इतनी स्वीट हो रही थी। पर अब साफ है कि ये बेकार है, ये कुछ नहीं कर सकता। मैं इस जैसे किसी इंसान पर एक और सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगी। मुझे यकीन है कि मुझे इससे कहीं बेहतर कोई मिल जाएगा। एक एक करके लड़कियां जियाओवू के बारे में गॉसिपिंग करने लगी। हर कोई इंटरेस्ट खोकर वहां से जाने लगी। जियाओवू की आंखों में आंसू आ गए और वो डेस्परेटली चिल्लाया कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो क्या हुआ अगर मैं ये गेम हार गया? मैं अभी भी एक ग्रेट फाइटर हूँ, मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मैं कसम खाता हूँ। मेरे साथ रहो और तुम्हें इससे बहुत बेनिफिट होगा। लू रैंग आगे बढ़ा और मजाक उड़ाते हुए बोला कि पहले मैंने तुम्हें काफी ग्रेट डील दी थी, पर सच कहूँ तो तुम पैथेटिक हो। तुम मेरे गांव में सुअर पालने के भी क्वालिफाइड नहीं हो, तो भूल जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ वापस भी नहीं ले जा रहा। फ्रस्ट्रेशन में उबलते हुए जियाओ भड़क गया। लू रैंग बकवास बंद करो, मुझसे पहले अलायंस के टॉप जीनियसेस भी सिर्फ 3 गेम्स क्रैक कर पाए थे, मैंने 4 क्रैक किए हैं। ये मेरी अचीवमेंट्स को उनसे बड़ा बनाता है और फिर भी तुम लोग मेरी बुराई कर रहे हो। अगर तुम में से किसी को लगता है कि तुम इतने महान हो तो आगे जाओ और खुद इन गेम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम में से कोई एक भी क्रैक नहीं कर पाएगा। लू रैंग ने शांति से जवाब दिया कि खैर मैं बस इसे ट्राई करने ही वाला था। मैं इतने वक्त से देख रहा था कि क्या तुम में से कोई सच में गेम सॉल्व कर सकता है। मैंने सोचा कि अगर तुम ये कर लेते तो मेरा बीच में आने का कोई मतलब नहीं होता, पर चूंकि तुम सब फेल हो गए तो मुझे लगता है कि अब वक्त है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि ये कैसे किया जाता है। अब ध्यान से देखो और सीखो कि चेस ठीक से कैसे खेला जाता है। सीन शिफ्ट होता है ली फैन के रेजिडेंस पर। लू रैंग ने ली फैन को कॉल किया था। कॉल पर लू रैंग ने समझाया कि वो एक प्रॉब्लम में फंस गया है और उसे अपने मास्टर की मदद चाहिए। ली फैन ने क्यूरियसली जवाब दिया कि ओ, तो तुम किसी तरह के गेम में फंस गए हो और तुम्हें उसमें परेशानी हो रही है। लू रैंग ने समझाया कि उस लोकेशन पर टोटल 9 गेम्स हैं जो सभी अनसॉल्व्ड हैं। वहां के लोग दावा कर रहे थे कि कोई भी गेम कंप्लीट नहीं किया जा सका। उसने जोड़ा कि अगर उसके मास्टर वहां मौजूद होते तो वो बिना वक्त लगाए उन्हें सॉल्व कर देते। यही वजह थी कि उसे अपने मास्टर की मदद चाहिए थी। अब ली फैन मन ही मन सोचने लगा कि उसे चेस खेले हुए काफी वक्त हो गया है, सिस्टम काफी सिग्निफिकेंटली इवॉल्व हो गया है। अब वो उससे कुछ भी करने की डिमांड नहीं करता, पर पहले के दिनों में सिस्टम उसे रोज कम से कम 2 घंटे चेस खेलने के लिए फोर्स करता था। उसकी वजह से उसके स्किल्स एक एक्सेप्शनल लेवल पर पहुंच गए थे। उसने माना कि जब चेस की बात आती है तो उसका कॉन्फिडेंस अनशेकेबल है, चाहे कोई भी उसके खिलाफ खड़ा हो वो हारने वाला नहीं था। इसके साथ ली फैन लू रैंग को गेम में गाइड करने लगा। ली फैन की मदद की बदौलत लू रैंग जल्दी ही जीतने लगा। लू रैंग ने मन ही मन सोचा कि वो ये जानता था जब तक उसके मास्टर उसकी साइड है उसे कोई नहीं रोक सकता। स्पेक्टेटर्स हैरानी में फुसफुसाने लगे और ऑब्जर्व करने लगे कि लू रैंग कितनी एफर्टलेसली खेल रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि विरोधी स्पिरिट साफ तौर पर स्ट्रगल कर रही थी, जबकि लू रैंग शांत था और हर मूव को इरादे के साथ कैलकुलेट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से जानता था कि हर स्टेप के साथ कैसे जीतना है। और बस ऐसे ही लू रैंग ने पहला गेम सॉल्व कर लिया। आसपास के लोग हाँफने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा कि ये लड़का इनक्रेडिबल है। इसने किसी फैंसी स्ट्रैटेजी पर रिलाई नहीं किया, बस सिंपल और एलिगेंट मूव्स चले, फिर भी इसने आसानी से जीत लिया। उनमें से एक ने रिमार्क किया कि शायद वो उन सब में बेस्ट चेस प्लेयर है। इसी बीच लूजिंग, जो टॉप कंटेंडर्स में से एक था, सन्न होकर देखता रहा। उसने मन ही मन सोचा कि लू रैंग का प्लेइंग स्टाइल बेहद सिंपल था और फिर भी जैसा कि कहते हैं सिंप्लिसिटी ही परफेक्शन की अल्टीमेट फॉर्म है। उसने सोचा कि क्या लू रैंग गेम में इतना परफेक्ट हो गया है कि ये उसके लिए एफर्टलेस बन गया है। नॉलेज को कंपेयर करते हुए उसे एहसास हुआ कि लू रैंग उससे कहीं आगे है। सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि शायद दुनिया में हर किसी से। उसे शक था कि कोई और लू रैंग के लेवल का मुकाबला कर सकता है। ली फैन ने फिर पूछा कि कितने गेम्स और बचे हैं। उसने बताया कि उसे सीनियर सिस्टर को कैलीग्राफी सिखाने जाना है, जो काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। लू रैंग गिड़गिड़ाया कि मास्टर प्लीज थोड़ी देर और रुक जाइए, सारे गेम्स 5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। ली फैन मान गया और उसकी मदद करना फिर से शुरू किया। उनकी गाइडेंस के साथ लू रैंग ने 5वां गेम भी क्लियर कर लिया। उसकी परफॉर्मेंस से शॉक्ड होकर लूजिंग अविश्वास में बड़बड़ाया। वो सोच रहा था कि लू रैंग ये सब कैसे कर सकता है। उसने माना कि उसने उम्मीद की थी कि लू रैंग आगे बढ़ेगा, पर इसके बजाय उसने आखिरी पल में अपना पीस पीछे खींच लिया। लूजिंग ने सोचा कि लू रैंग का प्लेइंग स्टाइल सच में यूनिक था, कुछ ऐसा जो उससे पूरी तरह अलग था, जिसके वो आदी थे। जितना वो उसे समझने की कोशिश करते वो उतना ही पावरफुल दिखाई देता। दूसरे देखने वाले भी उतने ही सन्न थे और कमेंट करने लगे कि ये लड़का कितना इनक्रेडिबल है। यहाँ तक कि जियाओ भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था और फिर भी यहाँ लू रैंग था, शांत, बिना पसीने के और आसानी से आगे बढ़ रहा था। एक और पार्टिसिपेंट बीच में बोला और पूछा कि कोई जियाओ को लू रैंग से कंपेयर भी क्यों कर रहा है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है।
जियाओ को एक गेम सॉल्व करने में करीब 1 घंटा लगता था, जबकि लू रैंग को हर राउंड में बस कुछ मूव्स चाहिए होते थे। धीमे होने के बजाय लू रैंग और तेज होता जा रहा था। उन्होंने माना कि लू रैंग एक जीनियस है। अगर वो इसी पेस से चलता रहा और गेम कंप्लीट कर लिया तो उनकी जनरेशन में कोई ऐसा नहीं होगा जो उसका मुकाबला कर सके। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो ये सब बिना किसी स्पेशल आर्टिफैक्ट के कर रहा था। ये पॉसिबल भी कैसे है? लू रैंग खुद बड़बड़ाया कि ये फॉर्मेशन साफ तौर पर नहीं चाहता कि वो जीते, इसलिए ये बार बार उसके रास्ते में ट्रिक्स फेंक रहा है। उसे यकीन था कि अगर उसके मास्टर उसके साथ नहीं होते तो वो अब तक हार चुका होता। लेकिन इस बेवकूफ फॉर्मेशन को एक बात पता नहीं थी, जब तक उसके मास्टर उसकी साइड खड़े हैं, चाहे गेम कितना भी टफ क्यों ना हो जाए, वो उसे नहीं हरा सकता। इस दुनिया में बस ऐसा कोई गेम नहीं था जो उसके मास्टर को हरा सके। लू रैंग की लगातार जीतों की वजह से खुद गेम भी फ्रस्ट्रेटेड होने लगा। खुद को रोक न पाने की वजह से फॉर्मेशन ने आधे रास्ते में ही अपना स्ट्रक्चर बदल लिया। लूजिंग फिर से सन्न रह गया और सवाल किया कि ये अभी क्या हुआ। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गेम इतना इंटेंस हो गया था कि हारने के डर से फॉर्मेशन भी लू रैंग की मूव्स को काउंटर करने का तरीका नहीं सोच पा रहा था। फॉर्मेशन ने गेम को और भी मुश्किल बना दिया, इस उम्मीद में कि वो लू रैंग को जीतने से रोक सके। लू रैंग ने खुद से पूछा कि लू रैंग आखिर है कौन? वो इस तरह की गेम को डोमिनेट कैसे कर सकता है? वो सोचने लगा कि लू रैंग मौजूदा गेम को कैसे हल करेगा। ये पहले वाले किसी भी गेम से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट था। असल में अगर वो उसकी जगह होता तो वो पहली ही मूव पर हार जाता। यहाँ तक कि लू रैंग के लिए भी ये एक सीरियस चैलेंज होने वाला था। इसी बीच गेम को देखते हुए लीन ने मन ही मन सोचा कि ओपोनेंट ने रणनीति बदल दी है। वो पहले लगातार हमला कर रहे थे, पर अब जब ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी फेल हो गई तो उन्होंने डिफेंस पर स्विच कर लिया है। लीन मुस्कुराया और सोचा कि डिफेंसेस को तोड़ना और भी मजेदार होगा। उसने माना कि गेम अब बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। जब दुश्मन अटैक करने पर फोकस था तो उन्होंने बहुत सारे गैप्स छोड़ दिए थे, जिससे जीत आसान हो गई थी। पर अब डिफेंसिव तरीके के साथ उन्हें ज्यादा स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा। लीन ने फिर एक कमांड दिया, लू रैंग को अटैक करना शुरू करना चाहिए। उन्हें अब बचाव करने की जरूरत नहीं है, उन्हें पूरी ताकत से जाना होगा। लू रैंग ने तुरंत लीन के इंस्ट्रक्शंस का पालन किया और सोचे समझे हमले करना शुरू कर दिया। लीन लू रैंग की आज्ञाकारी स्वभाव की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उसने गौर किया कि लड़का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में बहुत अच्छा है। जो भी लीन ने कहा लू रैंग ने उसे परफेक्टली अंजाम दिया। उसने सोचा कि अगर लू रैंग ऐसे ही सुनता रहा तो वो बिना वक्त लगाए गेम खत्म कर देगा। फिर वो वापस जाकर बाकी 2 डिसाइपल्स को फॉर्मेशंस के बारे में सिखा सकता है। जैसे ही लू रैंग ने गेम सॉल्व किया, फॉर्मेशन के अंदर का बैरियर टूट गया, जिससे एनर्जी की पावरफुल लहर निकली। देखने वाले सब सन्न रह गए और कमेंट करने लगे कि फॉर्मेशन कितना कमजोर हो गया है। करंट गेम सेटअप को बदल कर दिया गया था, जिससे ये पहले से काफी ज्यादा कठिन हो गया था। पर ऐसा लगता था कि वो मुश्किल सिर्फ उन जैसे लोगों पर लागू होती थी। लू रैंग के लिए चैलेंज का ये लेवल भी बच्चों का खेल था। उसने बस 10 मूव्स में पूरे फॉर्मेशन को डिसमेंटल कर दिया था। उन्होंने सवाल किया कि लू रैंग इतनी कम मूव्स में जीत कैसे हासिल कर रहा था। क्या वो शायद किसी एंशिएंट चेस गॉड का रीइंकार्नेशन है? क्योंकि कोई आम इंसान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो सब सहमत है, ये दुनिया इस जैसे जीनियस को पाकर बेहद किस्मत वाली है। यहाँ तक कि किंग लैंड ने रिमार्क किया कि ब्रदर दुगू को बताया जाना चाहिए कि उनका छोटा भाई कितना टैलेंटेड है। उसने माना कि जिस पल उसने लू रैंग को देखा था, उसे फीलिंग आ गई थी कि उसका दिमाग अलग लेवल पर काम करता है। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि वो ऐसे जटिल चेस बेस्ड गेम को इतनी आसानी से हल कर पाएगा। उसने आगे कहा कि अगर वो जिस गांव से आया है वो वही है जिसके बारे में उन्होंने पहले बात की थी, तो वहाँ के आम लोग शायद प्यादे बनने के लिए भी क्वालिफाई ना हो। साफ तौर पर लू रैंग का क्लैन कोई आम नहीं था। ये इमेंस पोटेंशियल वाला कोई ताकतवर छिपा हुआ कबीला होना चाहिए। हंसते हुए दुगू ने कहा कि मिस किंग, आप हमें बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रही हैं। हालांकि मैं मानूंगा कि आप एक चीज के बारे में सही थी, हमारा गांव सच में कुछ खास है और ये हमारी वजह से नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि हमारे मास्टर वहाँ रहते हैं। उसने आगे जारी रखा और समझाया कि भले ही लू रैंग पहेलियों को हल करने में कुछ समय ले रहा था, अगर उनके मास्टर खुद वहाँ होते तो फॉर्मेशन ने तुरंत सरेंडर कर दिया होता। उनके मास्टर बिना एक भी चाल चले इसे हरा सकते थे। डुगू ने फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड खुलासा किया। तुम्हें पता है, हमारा भाई लू रैंग चेस मास्टर भी नहीं है, वो बस उनके मास्टर से फार्मिंग सीख रहा है। और एक किसान होने के बावजूद देखो उसका दिमाग कितना शार्प है। इसी बीच लू रैंग ने पहले ही सिर्फ 13 मूव्स में 5वां गेम तोड़ दिया था और फिर छठा गेम सिर्फ 19 में। उसकी जीत का सिलसिला इतनी जबरदस्त हो गई थी कि खेल की देखरेख कर रहा स्केलेटन भी साफ तौर पर गुस्सा हो रहा था।
लू रेंग ने जोर से गौर किया कि स्केलेटन उससे आग बबूला लग रहा था और स्पिरिचुअल एनर्जी और गुस्सा छोड़ने लगा था। उसने अंदाजा लगाया कि फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही स्पिरिट ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई गेम को तोड़ पाएगा। पर लू रेंग ने ऐलान किया कि स्पिरिट गलत थी। जब तक उसके मास्टर इस दुनिया में मौजूद हैं, नामुमकिन काम जैसी कोई चीज नहीं है। अगर उसके मास्टर किसी चुनौती को लेने का फैसला करते हैं तो कामयाबी पक्की थी। स्पिरिट जो अब गुस्से से कांप रही थी, अपनी असली रूप को दिखाने लगी। वो भड़की हुई थी और उसने मन ही मन सोचा कि लू रेंग को रोका जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर नहीं तो वो फॉर्मेशन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। स्पिरिट ने गेम की डिफिकल्टी बढ़ाने की कसम खाई, चाहे उसे इसे कितना भी मुश्किल क्यों ना बनाना पड़े। पास खड़ी एक लड़की डिसबिलीव से घूरने लगी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लू रेंग ने इतना अच्छा खेला था कि जिस स्पिरिट ने गेम बनाया था, अब वो खुद को दिखाने के लिए मजबूर हो गई थी। उसने ऑब्जर्व किया कि स्पिरिट कितनी हताश लग रही थी। आखिरकार उसने गेम को इस तरह डिजाइन किया था कि दुनिया में कोई भी उसे हल न कर सके। फिर भी यहाँ एक 20 साल का लड़का इसे बच्चों के खेल की तरह सॉल्व कर रहा था। ये स्पिरिट को पागल कर रहा था। वो फुसफुसाई कि अगला गेम कहीं ज्यादा इंटेंस होने वाला है और उसे खुलते हुए देखना रोमांचक होगा। वो देखने के लिए बेताब थी कि लू रेंग को अभी कौन से पत्ते खोलने बाकी हैं। इसी बीच लेडी यांग ने अपनी पावर्स रिकवर कर ली थी। उन्होंने कहा कि वो स्पिरिट के अंदर से एक बहुत अनोखी एनर्जी सेंस कर सकती है। उन्हें लगा कि वो इस हस्ती से पहले मिल चुकी हैं, शायद तब जब वो जिंदा थी। अचानक उन्हें याददाश्त वापस आ गई। उनके समय में ये हस्ती एक पावरफुल जनरल रहा था। दुनिया भर में अपनी ट्रैवल्स के दौरान वो एक बार उससे लड़ी भी थी। उन्हें एहसास हुआ कि समय के साथ उसकी स्पिरिट बेहद ताकतवर हो गई होगी, जिससे पता चलता है कि उसने इतना पावरफुल फॉर्मेशन कैसे बनाया। दूसरी तरफ लू रेंग ने गेम को देखते हुए कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। वो अब जानता था कि ये स्पिरिट अब तक के सारे गेम्स के पीछे मास्टरमाइंड थी। उसकी पावर को सेंस करते हुए उसने मन ही मन माना कि अगर मास्टर ली फैन उसकी तरफ ना होते तो उसका कोई चांस नहीं होता। ये स्पिरिट अपने खुद के युग में एक माइटी मास्टर रहा होगा। आभार से ओवरवेल्म महसूस करते हुए लू रेंग ने मन ही मन सोचा कि वो सच में किस्मत वाला है कि मास्टर ली फैन उसे गाइड कर रहे हैं। अपने डिसाइपल को डिस्ट्रैक्शन महसूस करते हुए ली फैन ने उसे कड़ाई से याद दिलाया कि लू रेंग डिस्ट्रैक्ट मत हो, अब गेम पर पूरी तरह ध्यान देने का समय है। तुम्हारा ओपोनेंट गुस्से में है और जब कोई अपना आपा खो देता है तो वो साफ तरह से खेलने की अपनी एबिलिटी खो देता है। ये वार करने की परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। चेस में जो गुस्से को हावी होने देता है वो जीत नहीं सकता। लू रेंग ने मजबूती से सिर हिलाया और जवाब दिया कि समझ गया मास्टर, अब से मैं पूरी तरह गेम पर फोकस करूंगा। इसके साथ ही गेम फिर से शुरू हो गया। स्पेक्टेटर्स जो अब पूरी तरह शामिल थे, लू रेंग की चालें गिनने लगे। उनमें से कुछ ने शर्तें लगाना भी शुरू कर दिया। ये देखने के लिए क्यूरियस थे कि इस बार कितनी मूव्स लगेंगी। और जल्द ही लू रेंग ने 7वां गेम सिर्फ 21 मूव्स में खत्म कर दिया। जैसे ही उसने आखिरी चाल चली, एनर्जी की एक मैसिव सर्च चेस बोर्ड से फूट पड़ी और सीधे लू रेंग की बॉडी में ट्रांसफर हो गई। वो स्थिर खड़ा रहा। सन अपने अंदर एक पावरफुल फोर्स उमड़ती हुई महसूस कर रहा था। ये पावर क्या है? मैं अपनी बॉडी के अंदर कुछ डेंजरसली इंटेंस महसूस कर सकता हूँ। देखने वाले शॉक थे। वो अचरज में बड़बड़ाने लगे कि लू रेंग ने सच में नामुमकिन कर दिखाया है। उसने इमॉर्टल की विरासत हासिल कर ली थी, वही विरासत जिसकी तलाश में कई ताकतवर कबीले एक बार मांगने आए थे। कोई भी कामयाब नहीं हुआ था, पर लू रेंग एक साधारण गांव का अकेला लड़का अब खुद उस पर दावा कर चुका था। उस विरासत ने लू रेंग को पूरी तरह बदल दिया। वो पतला, तेज और कहीं ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था। अपनी परछाई को घूरते हुए उसे एहसास हुआ कि मेरा लेवल 6 स्टेजेस से बढ़ गया है और मेरा शरीर ये पहले जैसा हुआ करता था उससे कहीं ज्यादा विकसित हो गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक पुनर्जन्म है। ये नई बॉडी मेरी पुरानी वाली से कम 1,00,000 गुना बेहतर है। सारे देखने वाले सदमे में खड़े थे, एक दूसरे से बड़बड़ा रहे थे कि काश वो लू रेंग की जगह होते। अगर वो होते तो उन्हें वो बेहतरीन आशीर्वाद और वो डिवाइन इनहेरिटेंस प्राप्त हो सकती थी। वो सब अब एक बात पर सहमत थे, लू रेंग का फ्यूचर मैसिव होने के लिए किस्मत में लिखा था। कुछ ने तो अंदाजा लगाया कि वो अपनी जनरेशन का सबसे पावरफुल मास्टर बन सकता है, क्योंकि उसने पहले ही सबको एक बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया था। इसी बीच एल्डर्स में से एक चुपचाप देख रहा था। उसके एक्सप्रेशन डार्क थे। मन ही मन उसने सोचा कि लू रेंग ने अनजाने में उनका काम आसान कर दिया है। उसने खुद से कहा कि लू रेंग को उन ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना चाहिए जब तक वो कर सकता है, क्योंकि जल्द ही वो उससे सब कुछ ले लेंगे। अंत में उसने लू रेंग के पास कुछ भी ना छोड़ने का प्लान बनाया था। वो सारी पावर आखिरकार उनकी होगी। कहीं और लेडी यांग ख्यालों में खोई थी। उन्होंने विचार किया कि इस दुनिया में वास्ट पोटेंशियल बचे होने के बावजूद ऐसे लोग थे जो सच में खुद को कल्टीवेशन के लिए समर्पित करते थे। फिर उन्होंने आह भरी और अपनी खुद की किस्मत पर सवाल उठाया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो जियाओ जैसे किसी इंसान के साथ कैसे फंस गई।
उन्होंने कड़वाहट से सोचा कि जियाओ एक पूरी निराशा है। कल्टीवेशन कभी उसके दिमाग में आया भी नहीं। वो बस लड़कियों के बारे में दिन में सपने देखने में टाइम वेस्ट करता था। वो सोच रही थी कि वो ऐसे लूजर को हीरो में कैसे बदलेंगी। काश उनके पास अब लू रेंग जैसा कोई होता तो सिखाना वर्थ वाइल हो जाता। उस जैसे प्रोडिजी की मदद करना असल में एक्साइटिंग होता। इसी बीच जियाओ को लड़कियों के एक ग्रुप को बुरी नजर से घूरते हुए देखा गया। वो लड़कियां जो क्लियरली अनकंफर्टेबल थी एक दूसरे से फुसफुसाई कि जियाओ अजीब बर्ताव कर रहा है। उनमें से एक ने कहा कि जब से वो उठा है वो उन्हें इतने अजीब तरीके से घूर रहा है। दूसरी लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मिस्टर लू रैंग की तुलना में जियाओ एक पूरा लूजर है, बड़ी बातें और खोखले स्किल से भरा हुआ। उसने काश किया कि मिस्टर लू उन्हें अपने साथियों के रूप में स्वीकार कर लें, इससे उनकी जिंदगी बदल जाती। पर वो सब जानती थीं कि वो जियाओ जैसा नहीं था। लू रैंग की प्रायोरिटी सीधी थी, वो कल्टीवेशन को लेकर सीरियस था। यही वजह थी कि वो उनकी उम्र का होने के बावजूद इतना कुछ हासिल कर रहा था। सैटिस्फैक्शन के साथ मुस्कुराते हुए लू रैंग ने कहा कि ये गेम्स खेलना मजेदार रहा, पर अब इसे आखिरकार खत्म करने का वक्त है। जैसे ही आखिरी गेम शुरू हुआ, फॉर्मेशन की जबरदस्त ताकत ने लू रैंग और बाकियों को एक बिल्कुल अलग दुनिया में भेज दिया। हालात का जायजा लेते हुए लू रैंग ने मन ही मन सोचा कि ये गेम शायद सबसे मुश्किल होगा। मास्टर ली फान के निर्देशों के मुताबिक स्पिरिट इतनी हताश हो गई थी कि उसने इस मैच के नियम पूरी तरह बदल दिए। उसे एहसास हुआ कि न सिर्फ उसकी अपनी जान बल्कि वहां मौजूद हर किसी की जान दांव पर थी। स्पिरिट ने खुद को और लू रैंग को गेम के मुख्य मोहरे बना दिया था, बाकियों को महज चेस पीसेस की तरह इस्तेमाल करते हुए। लू रैंग ने निष्कर्ष निकाला कि अगर वो जीता तो वो सब जिंदा बचेंगे और वो आखिरकार इस शापित गेम से बचने के काबिल होगा। पर अगर वो हारा तो वहां मौजूद हर कोई पहले खत्म कर दिया जाएगा और वो हमेशा के लिए फॉर्मेशन के अंदर फंसा रहेगा। लू रैंग समझ गया कि स्पिरिट के तरीके कितने खतरनाक थे। ये फॉर्मेशन या तो जीतने वाले को सब कुछ देने या हारने वाले को पूरी तरह नष्ट करने के लिए बनाया गया था। देखने वाले अलायंस मेंबर्स भी सन्न थे, खुद से पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है। एक पल पहले वो ठोस जमीन पर खड़े थे, अब वो सब इस चेस गेम में फंस गए थे। उनमें से एक ने याद किया कि मास्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि सिर्फ पार्टिसिपेंट्स ही फॉर्मेशन में खींचे जाएंगे, तो वो सब यहाँ कैसे आ गए? क्या ये मुमकिन था कि फॉर्मेशन ने जबरदस्ती उन्हें भी अंदर खींच लिया था और अब उनकी जिंदगियां पूरी तरह इस बात पर निर्भर करते हुए अधर में लटकी थी कि लू रैंग जीता है या हारता है। उसी पल स्पिरिट ने अपनी पहली चाल चली। इसी बीच नूडल्स खाते हुए ली फान सोच रहा था कि स्पिरिट की रणनीति पिछले राउंड्स की तुलना में कितनी बुरी तरह बदल गई है। पहले 4 या 5 गेम्स के दौरान उसने सिर्फ हमला करने पर ध्यान दिया था, पर जब वो काम नहीं किया तो वो बचाव पर शिफ्ट हो गया। अब दोनों में फेल होने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो उसके खिलाफ एक सोची समझी रणनीति का खेल खेल रहा है। ली फान ने गौर किया कि स्पिरिट को यकीन था कि वो बस हर चाल को ध्यान से कैलकुलेट करके जीत सकता है, पर सच कहूं तो ली फान इम्प्रेस नहीं था। उसने सोचा कि स्पिरिट की रणनीति अभी भी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी। उसे उसकी किसी भी चाल के बारे में 2 बार सोचने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि स्पिरिट आगे क्या करने की योजना बना रहा है। ली फान के सुझावों के आधार पर लू रैंग ने अपना एक मोहरा आगे बढ़ाया और आसानी से स्पिरिट को उसके खुद के गेम में हराने में कामयाब हो गया। साइड लाइन से देखते हुए स्पिरिट ने याद किया कि जब वो जिंदा था तो कोई भी उसे चेस में हरा नहीं सकता था। मौत के बाद भी उसे यकीन नहीं था कि कोई उसे हरा पाएगा, पर इस जवान लड़के को खेलते हुए देखकर उसे एक अजीब सैटिस्फैक्शन महसूस हुआ। अगर वो हार भी गया तो उसे बुरा नहीं लगेगा। वो ये जानकर खुश था कि भविष्य में इतना शानदार चेस मास्टर है कोई ऐसा जो खेल में और भी ज्यादा दिलचस्पी जगा सकता है। जैसे ही मैच जारी रहा, खिलाड़ी एक एक करके अपनी बारी लेने लगे। नीचे देखने वाले लू रैंग की परफॉर्मेंस पर हैरान थे। वो सच में बेहतरीन है। स्पिरिट ने फॉर्मेशन को बेहद मुश्किल बना दिया है और हम इसका ज्यादातर हिस्सा समझ भी नहीं पा रहे हैं। फिर भी लू रैंग इसे आसानी से संभाल रहा है। वो सोचने में स्पिरिट से भी कम समय ले रहा है। अगर वो ऐसे ही खेलता रहा तो हमें यकीन है कि वो जीत जाएगा और हम सब जिंदा बचेंगे। दूसरी तरफ लू रैंग कुछ और नोटिस कर रहा था। हर बीती चाल के साथ स्पिरिट का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और उसकी ऊर्जा भी। उसने मन ही मन माना कि शायद ये अच्छी बात है कि वो फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए हैं, वरना स्पिरिट ने उस पर सीधे हमला कर दिया होता। जाओ और जितना चाहो गुस्सा हो लो, क्योंकि तुम अब बस गुस्सा कर सकते हो, तुम जीत नहीं सकते। अचानक स्पिरिट ने पूरा गेम बोर्ड पलट दिया और सारे मोहरे बिखेर दिए, मैच को पूरी तरह नया रूप देते हुए। जाओ, जो स्पिरिट की ताकत की उभार से हैरान थी, चिल्लाई कि वो एनर्जी की भारी मात्रा छोड़ रहा है। सच कहूं तो अगर हमारी लीडर इस फॉर्मेशन के अंदर होती तो मैं गारंटी दे सकती हूं कि वो स्पिरिट के खिलाफ खड़ी नहीं हो पाती। उसने माना कि इतनी देर तक टिके रहने के लिए लू रैंग सच में असाधारण है। किंग लान ने दूसरों से कहा कि लू रैंग के बारे में चिंता मत करो, वो हम में से किसी की भी इमेजिन से कहीं ज्यादा काबिल है। हमने उसके हुनर की बस एक छोटी सी झलक देखी है, हमें भी नहीं पता कि वो और क्या करने के काबिल है।
एक और लड़की बीच में बोली, सच कहूं तो जब लू रैंग ने हमसे कहा था कि हम गांव में सुअर पालने के भी लायक नहीं हैं, तो मैं उस पर बहुत गुस्सा थी। पर अब मुझे आखिरकार समझ आया कि उसने ऐसा क्यों कहा था। इसी बीच लू रैंग ने यहाँ तक मदद करने के लिए अपने मास्टर का सच्चे दिल से शुक्रिया अदा किया। उसने माना कि पिछले 8 गेम्स के दौरान वो उन्हें ध्यान से देख रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो हर मैच इतनी निर्दोषता से कैसे जीत पा रहे थे। अब वो आखिरकार समझ गया था कि चेस सही ढंग से खेलने का असल मतलब क्या है। नए विश्वास के साथ लू रैंग ने कहा कि उसे यकीन है कि वो ये आखिरी गेम खुद खत्म कर सकता है। उसने अपने मास्टर को भरोसा दिलाया कि चिंता ना करे, उनका डिसाइपल यहाँ से संभाल लेगा और वो पक्का करेगा कि उसके मास्टर की कोशिशें बेकार ना जाए। ली फैन ने मुस्कान के साथ जवाब दिया कि वो लू रैंग की सीनियर सिस्टर को कैलीग्राफी सिखाने जा रहा है। अगर तुम्हें कोई शक हो तो मुझसे कभी भी पूछने के लिए बेझिझक रहना। उसके ठीक बाद लू रैंग ने गेम में अपनी आखिरी चाल चली और इसके साथ उसने 9वां और आखिरी राउंड जीत लिया। जैसे ही उसने जीत का दावा किया, पूरा फॉर्मेशन गायब होने लगा। एक एक करके उनके आसपास सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगा। ली फैन ने लू रैंग की तारीफ की, ये मानते हुए कि उसने सही चाल चली थी। वो इससे इम्प्रेस था कि लू रैंग के चेस स्किल्स कितने इवॉल्व हो गए थे और ऐलान किया कि वो अब पूरी तरह नए लेवल पर है। उसने कहा कि उसके सभी डिसाइपल्स में आखिरकार कोई उभरा है जो सच में चेस खेल सकता है। एक बार जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें खुद एक मैच के लिए चुनौती दूंगा। साइडलाइन से देख रही एक हैरान लड़की चिल्लाई कि हालांकि लू रैंग विरासत मिलने के बाद पहले से ही इमॉर्टल था, उसने लगातार 6 लेवल्स पार कर लिए थे और अब वो एक इमॉर्टल लॉर्ड था। उसने निडरता से कहा कि शायद अब पूरे रेल्म में लू रैंग से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। उसने यहाँ तक कि जोर से सोचा कि क्या उस जैसा कोई गांव सच में मौजूद हो सकता है जो इतने सारे ताकतवर लोगों से भरा हो। इसी बीच वही लड़कियां जो कभी शाओ वू पर लट्टू थीं, उन्होंने अचानक रास्ता बदला और लू रैंग की तरफ चलने लगी, बिना किसी हिचकिचाहट के शाओ वू के ऊपर से गुजरते हुए। उनमें से एक बोली और कहा कि मिस्टर लू रैंग, अगर आप चाहें तो हम जिंदगी भर के लिए आपकी नौकरानियां बन सकती हैं। प्लीज बस हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। हम सब आपकी तरफ रहना चाहती हैं। बस हमें बताइए कि आपके साथ रहने के लिए हमें क्या करना होगा। लू रैंग हंसा और जवाब दिया कि ये सुनकर अच्छा लगा कि वो अब उसे ज्वाइन करना चाहती हैं। उसने उन्हें याद दिलाया कि उसने पहले उनसे अपने गांव में आकर रहने के लिए पूछा था, पर तब उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुअरों की देखभाल नहीं करना चाहती थी। पर अब ये देखने के बाद कि मैं क्या करने के काबिल हूँ, तुम्हें अचानक लगता है कि तुम्हें एक सुनहरा मौका मिल गया है। एक लड़की जो थोड़ी शर्मिंदा दिख रही थी, उसने माना कि वो पहले उसे समझ नहीं पाई थी, पर अब उन्हें एहसास हुआ कि उनके लिए सच में क्या अच्छा है। उसने मुस्कान के साथ ये भी जोड़ा कि सुअर असल में उसके पसंदीदा जानवर है। मैं बचपन से उनके साथ खेल रही हूँ, उन्हें पालना मेरे लिए खुशी की बात होगी। एक और लड़की बीच में कूदी और दावा किया कि उसका दिल हमेशा सुअरों से जुड़ा रहा है। उसका मानना था कि जब उन्हें पालने की बात आती है तो उससे बेहतर उम्मीदवार कोई नहीं है। फिर तीसरी लड़की हैरानी भरे उत्साह से बोली और जोर देकर कहा कि प्लीज मुझे चुनिए। आपको लग सकता है कि मैं इंसान दिखती हूँ, पर हमारे पूर्वज सुअर थे। कल्टीवेशन के जरिए हमने इंसानी रूप हासिल किया है। अब भी हमारे परिवार में कई सुअर ही बने हुए हैं। एक सुअर को दूसरे सुअर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अगर मैं उन्हें पालूंगी तो वो मजबूत और स्वस्थ होंगे। तो प्लीज मुझे चुनिए। देखिए, मेरा चेहरा भी सुअर जैसा दिखता है। लू रैंग हंसा और समझाया कि उसके मास्टर ने उसे कहा था कि जो भी उन्हें ज्वाइन करने में वाकई दिलचस्पी रखता हो, उसे साथ ले आना। इस वजह से वो किसी को ठुकराने वाला नहीं था। पर जाने से पहले वो उन्हें अपने मास्टर के बारे में कुछ जरूरी बताना चाहता था। उसने खुलासा किया कि उसके मास्टर एकांत में रहते हैं और जो कोई भी उनका डिसाइपल बनना चाहता है, उसे माउंट कॉनली तक सफर करना होगा। उनके मास्टर कभी पहाड़ नहीं छोड़ते और पहुंचने के बाद भी ये किस्मत पर होगा कि वो उन्हें डिसाइपल के रूप में स्वीकार करना चुनते हैं या नहीं। फिर नरेटर ने समझाया कि उस दिन के बाद से ली फैन पूरी दुनिया में एक महान हस्ती बन गया। सबको पता चल गया कि वो सच में कितना ताकतवर मास्टर था। हजारों डिसाइपल्स रोज ली फैन की चौखट पर जमा होते, इस उम्मीद में कि शायद वो उनमें से किसी एक को चुन ले और हमेशा के लिए उनकी किस्मत बदल दे। और फिर भी इस सारी शोहरत के बावजूद ली फैन अब भी मानता था कि वो एक ऑर्डिनरी फार्मर से ज्यादा कुछ नहीं है। वो उसके पास आने वाले ज्यादातर डिसाइपल्स को नजरअंदाज करता रहा और गलत फहमियों और खुद पर शक से भरी जिंदगी जीने लगा। क्या ली फैन कभी सच में अपनी खुद की कीमत खोज पाएगा? ये एक रहस्य बना रहा जो सिर्फ अगले सीजन में ही खुलेगा। अगले सीजन की रिलीज डेट अभी पक्की नहीं हुई है, पर जैसे ही वो आएगी वो पक्का इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक के साथ हाइप करें। फिर मिलेंगे और रोमांचक नए मनवा कंटेंट के साथ। देखने के लिए शुक्रिया।